Timing the real estate market is more than a myth rather than a formula, but with deep understanding, strategic thinking and data analysis, हम इस मार्केट को टाइम कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट मार्केट को समझ सकते हैं टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स विद लो रिस्क। तो आज की वीडियो का आधार यही है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि क्या आप रियल एस्टेट मार्केट को परफेक्टली टाइम कर सकते हैं, और अगर परफेक्टली टाइम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट एंड what is the right time to invest in the real estate market to maximize the returns with completely low risk. So welcome to my channel, this is your host Vipul, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम रियल एस्टेट की मार्केट को टाइम कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ what is the concept of timing the market। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कभी भी रियल एस्टेट मार्केट में सिर्फ दो ही तरीके के लोग प्रिवेल करते हैं। पहले होते हैं इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं एंड यूजर्स। इन्वेस्टर्स के लिए टाइमिंग दी मार्केट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बाइंग एट अ वेरी लो प्राइस एंड सेलिंग एट अ वेरी हाई प्राइस। 4 रुपए की चीज़ 3 रुपए में मिल जाए और 9 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बिक जाए, ये टाइमिंग दी मार्केट का कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर्स के लिए है, बहुत सिंपल। और एंड यूज़र के लिए कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट को टाइम करने का? 4 रुपए की चीज़ 3 रुपए में मिल तो जाए बट बिल्कुल लो रिस्क मिले, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं हो, बट एट द सेम टाइम उनको रिवॉर्ड भी चाहिए। रिवॉर्ड की कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिले और टाइम से डिलीवरी भी मिले और रिस्क भी ना हो। सो दीज आर द टाइमिंग्स व्हाट इन्वेस्टर्स एंड एंड यूज़र सीक वाइल कमिंग इनटू द मार्केट। तो आज की वीडियो में मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में एंटर करने का कौन सा समय सबसे ज़्यादा सही होता है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द स्मार्ट स्ट्रैटेजीज टू एंटर इनटू द मार्केट। पहले हम इसको एनालिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जिसमें आपको ये समझ आए कि आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद लो रेट ऑफ रिस्क। और दूसरे फेज़ में हम ये बात करेंगे व्हाट आर द स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपके पैसे को एक अच्छी जगह अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करा सकती है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, दिस वीडियो इज़ फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल वीडियो। ये उनके लिए है जो रियल एस्टेट में खासा इंटरेस्ट रखते हैं, ये उनके लिए है जिनको सच में स्ट्रैटेजीज़, जिनको सच में फॉर्मूलाज, जिनको सच में निटिग्रिटीज़ समझने का शौक़ है कि हम अपने पैसे को किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को देखते हुए इन्वेस्ट करें ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न ले पाएँ। सेम चीज़ शेयर मार्केट में भी होती है। जब हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं, शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखते हैं। उसी हिसाब से रियल एस्टेट भी बैक्ड बाय डेटा हमेशा होता है, बट हमेशा हम सेंटिमेंट्स की तरफ फ्लो करते हैं। तो इस वीडियो में सेंटिमेंट्स ना देखते हुए मैं डेटा बैक्ड बात करूंगा आपसे। शुरू करने से पहले मैं आपको गुड़गांव रियल एस्टेट का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहूँगा। इट विल बी वेरी ब्रीफ, क्योंकि इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आगे चल के वीडियो में जिस तरीके के मैं आपको एनालिसिस दूंगा और जिस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा वो आप उससे बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे कि पिछले 20 साल में भी क्या क्या कैसे कैसे हुआ। सो शुरू कर लेते हैं। 2005 से पहले हमें बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिली आईटी सेक्टर में और एसईजेड में। सो 2005 से लेके 2008 तक जो मार्केट थी वो काफ़ी अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में देखने को मिली, और 2008 के बाद 2009 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्रेकआउट हुआ आफ्टर द crash of Lehman Brothers, and it was a global financial
क्रंच। 2009 से लेके 2011 में हमें करेक्शन देखने को मिली। 2011 में मार्केट थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुई, बट हमें वहाँ पे एक स्पेक्यूलेटिव बूम देखने को मिला, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जैसे एरियाज़ हों, चाहे वो सोना रोड जैसे एरियाज़ हों। स्पेक्यूलेटिव बूम का मतलब ये होता है कि मनी की लिवरेज इतनी ज़्यादा हो जाती है, आप 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी विद अ पॉकेट ऑफ 50 लाख रुपीस खरीदना शुरू कर देते हैं। बट ये मार्केट ज़्यादा नहीं चल पाई और 2 साल में ये स्पेक्यूलेटिव बूम भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। 2015 से 2019 तक हमें बहुत स्टेग्नेशन देखने को मिला मार्केट में। उसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस थे। हमें 2015 से 2019 के बीच में काफ़ी ज़्यादा ओवर सप्लाई देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा न्यू लॉन्चेस देखने को मिले, डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ें देखने को मिली, एडवेंट ऑफ जीएसटी वाज देयर। तो बहुत सारे पॉलिटिकल स्क्वैबल्स की वजह से और ओवर सप्लाई की वजह से मार्केट काफ़ी स्टेगनेंसी में आ चुकी थी। 2019 के बाद 2019 से 2023 में हमें आउटब्रेक देखने को मिला कोविड का, और कोविड के बाद लग्जरी सेगमेंट की डिमांड, साथ में वर्क फ्रॉम होम की डिमांड, ये सब चीज़ों ने मार्केट को काफ़ी ऊपर किया। बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहे और वहाँ से मार्केट चलना शुरू हुई। टू बी प्रिसाइज 2020-2021 स्टार्टिंग में मार्केट एकदम अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई और बुल रन में आ गई, क्योंकि कोविड का आउटब्रेक थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा था। पीपल वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसिंग एंड दे वर रेडी टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट। इसीलिए कोविड का आउटब्रेक ख़त्म होते ही रियल एस्टेट का आउटब्रेक शुरू हो गया और रियल एस्टेट एक बुल रन में चली गई। आज हम 2025 में बैठे हैं, तो आज मार्केट एक मॉडरेशन की तरफ जा चुकी है और प्राइस कंसोलिडेशन की तरफ जा चुकी है। सो लास्ट 20 साल की हिस्ट्री बताने का रीज़न बहुत सिंपल था कि आप आने वाली एनालिसिस को और जो स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको कनेक्ट कर पाएँ, और पिछले 20 साल में मार्केट में क्या क्या हुआ उससे जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि आने वाले टाइम में आपको क्या डिसीज़न लेना है। सो शुरू कर लेते हैं, हाउ टू एनालाइज द टाइमिंग। आप टाइमिंग को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। सो इसके पीछे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। पहले हम मैक्रो पैरामीटर्स की बात करेंगे और उसके बाद हम माइक्रो पैरामीटर्स की बात कर लेंगे। कौन से ऐसे मैक्रो पैरामीटर्स हैं जो आपको मार्केट की टाइमिंग को एनालाइज करने में बहुत साथ देते हैं। सो सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। अगर आपको इंटरेस्ट रेट लो मिलेगा तो आपको हायर अफोर्डेबिलिटी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और मार्केट वहाँ से थोड़ा सा बुलिश भी हो सकती है। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन। आपके रियल एस्टेट एसेट्स एक हेज की तरह काम करते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, बट अगर इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो जाती है तो रियल एस्टेट के या किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं जो बाइंग को सप्रेस कर देते हैं। तीसरा पैरामीटर है स्टॉक मार्केट का ट्रेंड। अगर स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है, स्टॉक मार्केट पीक पे है, तो लग्जरी डिमांड काफ़ी हाई रहती है और मनी का फ्लो रियल एस्टेट में काफ़ी हाई रहता है। और जब स्टॉक मार्केट काफ़ी लो हो जाती है, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के फंड स्टकअप हो जाते हैं, तो पैसे का फ्लो रियल एस्टेट मार्केट में भी काफ़ी नीचे चला जाता है। चौथा फैक्टर है जीडीपी की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का डेटा। आप जिस भी शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें जीडीपी के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं और एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है। जैसे गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टार्टअप्स, यहाँ पे टेक, यहाँ पे आईटी बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हमें उन इंडस्ट्रीज़ पे भी रिसर्च करनी चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज़ कैसी चल रही हैं, ताकि उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग क्या मार्केट में उतरेंगे और पैसा डालेंगे या नहीं डालेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ माइक्रो पैरामीटर्स की। माइक्रो पैरामीटर्स में सबसे ज़्यादा आपको लोकली उतर के देखना पड़ेगा। जिस भी शहर में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी शहर में आप इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, कि वहाँ पे इन्वेंट्री ओवरहैंग है या नहीं है। इन्वेंट्री ओवरहैंग का मतलब होता है कि एक इन्वेंट्री किसी भी डेवलपर की, किसी भी सेक्टर की काफ़ी टाइम से ज़्यादा स्टक है और वो इन्वेंट्री सेल ऑफ नहीं हो रही। अगर इन्वेंट्री ओवरहैंग है तो मार्केट अभी बियरिश है, मार्केट में इन्वेस्ट ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एनालिसिस है एक लोकल मार्केट के अंदर
आपको स्टेप इन करके देखने के बाद। दूसरा पैरामीटर है एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब होता है कि कितने न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं या कितने पुराने लॉन्चेस थे और वो कितनी जल्दी बिकते चले जा रहे हैं। उन फ्लैट्स का, उन प्लॉट्स का, उन फ्लोर्स का एब्जॉर्प्शन कितना है, कितने लोग उनको कितनी फटाफट लेते चले जा रहे हैं। जैसे हमने देखा 2022 में, 2023 में फ्यू प्री लॉन्चेस वर गेटिंग सोल्ड इन 1 डे और 2 डे, तो एब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था। आज एब्जॉर्प्शन रेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है। तीसरा पैरामीटर की बात करूं तो तीसरा है न्यू लॉन्चेस का ट्रेंड। न्यू लॉन्चेस जितने ज़्यादा आते रहेंगे उतनी ज़्यादा खतरे की घंटी होती रहेगी, क्योंकि जिस दिन मार्केट स्टैग्नेशन पे जाती है उस दिन अनसोल्ड इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा पाइल अप हो जाती है। चौथा पैरामीटर होगा जो बहुत माइक्रो लेवल पे आपको जाके देखना पड़ेगा, वो है डेवलपर की हेल्थ। डेवलपर की हेल्थ का मतलब ये है कि उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी लेगेसी क्या है, उसने पुराने बीते हुए सालों में क्या कुछ बनाया है और क्या कितना कुछ अच्छा बनाया है, और जो डिलीवर कर दिया है उसकी पोस्ट मेंटेनेंस डेवलपर कैसी दे रहा है। नाउ सिंस वी डिस्कस्ड द एनालिसिस जो हम कर सकते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू सम स्मार्ट स्ट्रैटेजीज कि कौन सी स्ट्रैटेजीज को लेके आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं सो दैट आपकी पैसे की ग्रोथ रियल एस्टेट मार्केट में ना रुके। So first factor is monitor price versus rent ratios. If the price to rent ratio is more than 25 to 30x, then it is going to be a speculative market. इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने पास रखी हुई है या आप उसको खरीदने की सोच रहे हैं और अगर वो रेंट दे रही है 60-70,000 रुपीज़ विच इज़ एन एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न, तो वो एक स्पेक्यूलेशन है। इसका मतलब ये है कि शायद वो प्रॉपर्टी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में ज़रूर बढ़ेगी बट फ़िलहाल वो एक स्पेक्यूलेटिव बाय है। बट अगर आपका रेंट काफ़ी ज़्यादा कम है किसी मार्केट में, फर्ज करिए कि अगर एक 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और वहाँ पे जो रेंट है वो सिर्फ 25,000 से 30,000 रुपीज़ आ रहा है, लोग ये सोचते हैं कि इसका रेंटल रिटर्न काफ़ी कम है, बट ट्रस्ट मी वो एक अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बन गया, जहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आ गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेंट देगी, और ज़्यादा रेंट देगी तो आपकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट होगी। दूसरी चीज़, यू हैव टू लुक फॉर माइक्रो करेक्शंस। माइक्रो करेक्शंस का मतलब है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आए जो बहुत ओवर हाइप्ड होके बिक गए, बट बिकने के 6 महीने से लेके 1 साल के बाद उनके प्राइस अप्रिशिएट होने की बजाय डिप्रिशिएट होना शुरू हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि गुड़गांव मार्केट में सेक्टर 49 में गोदरेज का एक प्रोडक्ट आया, गोदरेज अरिस्टोक्रेट। वो इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड था कि वो दिनों दिनों में बिक गया, बट उसके बाद उसकी सप्लाई वापस आ गई और आज पीपल आर स्ट्रगलिंग टू सेल देयर हाउसेज इन गोदरेज अरिस्टोक्रेट। तो आपको माइक्रो मार्केट में घुस के देखना पड़ेगा कि उस माइक्रो लोकेशन में कितनी जान है और ज़्यादा ओवर हाइप तो नहीं हो रही वो लोकेशन। वो एक स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है और आई थिंक वो कंसल्टेशन से आप उस स्ट्रैटेजी को अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। तीसरा फैक्टर है फॉलो स्मार्ट मनी। इसका मतलब ये है कि एक HNI, एक NRI, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन सी माइक्रो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, वो हम कभी भी स्टडी नहीं करते। वो स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स वेयर दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर डूइंग ऑल द ड्यू डिलिजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट। तो ये भी आपको कंसल्टेशन से पता चल सकता है कि आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन सी माइक्रो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, एक HNI और एक NRI कौन सी माइक्रो मार्केट में एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी बैक्ड बाय डेटा होती है। सो रियल एस्टेट मार्केट में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की सबसे ज़्यादा खूबी यही होती है उसकी टाइमिंग प्लस उसकी होल्डिंग कैपेसिटी। These two things derive the investor's success and end user's success। तो अंत में मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, चाहे आप परफेक्टली
मार्केट को टाइम कर सकें या ना कर सकें, बट अगर आप ये सारे एनालिसिस को और ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को अपने दिमाग में रखते हैं तो आप रियल एस्टेट मार्केट को इतना ज़रूर टाइम कर सकते हैं कि आप अपने पैसे ख़राब नहीं करेंगे और आप अपने पैसे ग्रो ज़रूर कर पाएंगे। चाहे ईयर ऑन ईयर 50% का ग्रोथ ना आए, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स की वजह से हो सकता है, बट 15 से 17% का नॉर्मल एज पर इन्फ्लेशन आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी और आपका कोई भी प्रोडक्ट कभी भी स्टकअप नहीं होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।